आगे वाला थोड़ा सा एडिट कर देना इसको, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की यदि क्लास की बात करें तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर को डिस्कस करते हुए उस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़े थे और उसके 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आपको डिलीवर हो चुके हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको कराना चाह रहा हूँ। उस क्वेश्चन को कराने के बाद फिर हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है या क्या होने वाला है, तो पहली चीज़ समझिए आप थोड़ा ध्यान से। यदि आपको सेकेंड लेक्चर याद हो, आपने यदि इसके पहले वाला सेकेंड ही था शायद मेरे हिसाब से, सेकेंड लेक्चर यदि आपने देखा होगा तो सेकेंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा था, यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केस में जो रिएक्टेंट होता है यानी जो अभिकारक होता है, और जब वो उत्पाद बनता है तो उसके अभिकारक से उत्पाद बनने की कोई ना कोई दर होती है, ठीक है। वह किसी न किसी रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। अब वो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि वो जो जिस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उस रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, ROR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं रिकॉल कराना चाहूँगा कि मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि A+B गिव राइज टू C+D। ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में AB रिएक्टेंट है और CODO प्रोडक्ट है। अब इस केस में मान लीजिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बना 3D, कुछ ऐसा रिएक्शन बना बैलेंस करने के बाद। तो उस केस में यदि रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखा जाएगा तो कैसे लिखोगे? dA/dt। यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, कि अभिकारक A की सांद्रता समय के साथ किस प्रकार से कम हो रही है। रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगा सकते हो, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगता इसलिए है क्योंकि अभिकारक की मात्रा घटती है, उसकी सांद्रता में कमी आती है, क्लियर है, सांद्रता में कमी आती है। यदि प्रोडक्ट साइड होता तो प्लस लिखते हैं। हालांकि इस माइनस का विशेष कोई मतलब नहीं है, यदि आपने अभिकारक बता दिया तो अभिकारक का मतलब ही है कि वह अभिक्रिया के दौरान समाप्त हो जाएगा और अभिक्रिया के समाप्त होने पर उत्पाद बन जाएगा, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक पहले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन लिखा है अभिक्रिया 2A गिव राइज टू प्रोडक्ट। एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में एक रिएक्टेंट है जो 2A है, ठीक है। A कोई रिएक्टेंट है जिसको बैलेंस करते हुए 2A लिखा गया है, ठीक है, और उससे एक प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, एक अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया में यदि अभिकारक है तो अभिकारक से उत्पाद तो बनेगा ही ना, ठीक है। में A जो है वो सांद्रता है, ठीक है। क्या है? सांद्रता है। सांद्रता इस प्रकार से है कि 10 मिनट में ये जो अभिकारक हमारे पास है A नाम का, वह 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है। मतलब 10 मिनट में इसकी जो सांद्रता है वह 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो जाती है। इस अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। अब सॉल्यूशन देखो ध्यान से, यदि सॉल्यूशन की बात करें, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है बेटा, अभिक्रिया का वेग बताना है हमें, ठीक है। अभिक्रिया का वेग बताना है तो अभिक्रिया के वेग के नाम पे हमारे पास है कौन? अभिकारक ना। अभिकारक किस रेट से कन्वर्ट हो रहा है वही तो बता देना है। तो अभिकारक किस रेट से कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप क्या लिखोगे? dA/dt। बोलो, dA/dt यही ना लिखोगे। लेकिन अभिक्रिया बैलेंस है तो उस केस में इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वह इसके साथ अपान में आता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? किस फॉर्म में आता है? अपान में आता है, यानी 1/2 dA/dt, ठीक है। dA/dt का मतलब क्या है? 1/2 dA। dA का मतलब सांद्रता में कितने की परिवर्तन हुई?
सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो भाई सांद्रता में परिवर्तन की बात करें तो पहले इसकी सांद्रता क्या थी, 0.5 मोल पर लीटर थी, बाद में कितनी हो गई 0.4 मोल पर लीटर, इतनी थी और इतनी हो गई। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना आया। सांद्रता में परिवर्तन का मतलब ऐसे समझो, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास 10 केले थे, ठीक है, तुम उसमें से 4 केले खा गए, तो कितने केले बचे भाई। तो क्या करते हो, प्रारंभिक मात्रा में से लास्ट वाली मात्रा घटाते हो ना, तो इतनी बच गई, ठीक है। अब उस केस में जो रिएक्टेंट ए है इसकी सांद्रता में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, 0.5 माइनस 0.4 अपान dt, कितने समय में, 10 मिनट में। कितने समय में, 10 मिनट में, ठीक है। अब एक चीज और, यदि आप मिनट लिखोगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिखोगे ना, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यानी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग है, उसके लिए जो मात्रक दिया है उसका मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लेकिन यहां पर जो समय यूज कर रहे हैं वो मिनट में है। किस में है भाई, मिनट में। तो आपको इस बात का याद रखना है कि जब आप इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर दोगे तो उस केस में इसका जो मात्रक आएगा वो मिनट में आएगा, सेकंड में नहीं आएगा। यदि सेकंड में लाना है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां सेकंड जो हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में इतनी। अब इस केस में आइए सॉल्व करते हैं इसको। जब 0.5 में से 0.4 घटाओगे तो क्या आएगा, 0.1 अपान 2 इंटू 10, यानी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 0.1 अपान 2 इंटू 10 यानी 20, ठीक है, ये आएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो 1 अपान 200 आ जाएगा, 1 अपान 200 आ जाएगा, 1 अपान 200 आया। अब यदि आपका मन करे कि इसे और कैलकुलेट करना है तो आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि मन करे तो नहीं भी कर सकते हैं, वह इच्छा आपकी, ठीक है। अब वो आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहेंगे। इसे 1 अपान 200 को यदि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान 200 सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 आ जाएगा। बोलो भाई, 0.5 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है। क्या तो कैसे आया सर, तो इसे 1/2 इंटू 100 लिखोगे, 100 ऊपर जाएगा, 10 टू पावर माइनस 2 बन जाएगा। तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 आया। मात्र क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्या आएगा, मिनट इनवर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। क्लियर बेटा, यानी 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। चलो बोलो भाई, समझ में आ रहा है इतनी बातें, क्लियर है, कोई डाउट। यदि डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में आगे की ओर, मतलब इस चैप्टर को, आज के लेक्चर को बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो PYQ देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो उस केस में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिख जाएंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे तो वहां पे काम आएगा ही आएगा। देन चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। आज की जो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहली टॉपिक लेंगे वह है अभिक्रिया का वेग नियम। क्या है, अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग नियम, अभिक्रिया का वेग नियम। क्लियर बेटा, अभिक्रिया का वेग नियम, ये चैप्टर है हमारा, ठीक है, मतलब ये टॉपिक है, सॉरी। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है पहले समझिए थोड़ा ध्यान से। यदि अभिक्रिया का वेग नियम का मतलब क्या है, तो अभिक्रिया के वेग नियम की बात करें तो अभिक्रिया का वेग नियम एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, एक संबंध है, किसके बीच है, अभिक्रिया का अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया का वेग तथा
अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में संबंध स्थापित कर, में संबंध स्थापित कर, संबंध स्थापित करने पर, ऐसे लिख लीजिए, करने पर प्राप्त समीकरण ही अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? बताइए, यदि इतनी बातें समझ में आ रही है तो अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। ठीक, बोलिए, क्लियर इतनी बातें? यानी अभिक्रिया का वेग नियम कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक रिलेशन है, एक समीकरण है, और वो किसमें संबंध है? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता, इन दोनों में एक संबंध स्थापित होता है और इस संबंध को ही अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो वेग बराबर, यहां जो संबंध होता है वह है वेग, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, वेग बराबर वेग स्थिरांक। क्या होता है? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेग r इज इक्वल टू वेग स्थिरांक के इंटू अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पावर n। ठीक है, ये रिलेशन मिलता है अभिक्रिया के वेग नियम में, ये रिलेशन मिलता है वेग बराबर वेग स्थिरांक अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता पावर n। n क्या है भाई? n अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि। क्या है? अभिक्रिया की कोटि। एक बात का याद रखिएगा कि अभिक्रिया की कोटि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, प्रयोगात्मक मान होती है। ठीक है, प्रयोगात्मक मान होता है। ठीक है, अब प्रयोगात्मक मान जो होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है, उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाली जा सकती है, कभी अनुमानित नहीं की जा सकती है। या आप किसी इक्वेशन से ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो ना, जब पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट होगा, पूरा का पूरा प्रयोग किया जाएगा, तब जाके पूरा का प्रयोग करने के बाद तब जाके आपको n की वैल्यू मिलेगी। तो इस केस में यदि आप अभिक्रिया देख के कह रहे हो कि अभिक्रिया की कोटि बता दीजिए, तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, कुछ लोग कहे कि मैं बता दूंगा, तो उसमें वो दो चार अभिक्रियाओं की कोटि यदि याद करके आ जाए घर से, ठीक है, तो दो चार एग्जाम्पल, मतलब जाहिर सी बात है भाई, कोई भी याद कर सकता है। अब दो चार एग्जाम्पल यदि आप घर से याद करके आए हो, तो उस केस में आप उसे बता सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जनरली क्या है, जनरली कंडीशन इतनी ही है कि यदि आप अभिक्रिया की कोटि की बात करते हो, तो अभिक्रिया की कोटि केवल और केवल प्रयोग द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो एक फार्मूला ये याद रखिएगा, वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणे अभिकारक की सांद्रता पावर n। इस समीकरण को ही अभिक्रिया का वेग नियम कहा जाता है। क्लियर है बेटा? इस समीकरण को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग नियम। क्लियर है? बोलो, यहां तक में कोई परेशानी? यहां तक में कोई परेशानी है तो ठीक ठीक, नहीं परेशानी है तो आगे चलते हैं। ठीक है, नहीं परेशानी है तो आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अगली टॉपिक बात करते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है बेटा, वेग स्थिरांक क्या होता है भाई? क्या होता है ये बताइए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, वेग स्थिरांक थोड़ा देखिए ध्यान से।
यदि वेग स्थिरांक की बात की जाए, या किसे कहते हैं, परिभाषा क्या बनती है, ठीक है, पूरा परिभाषा देखिए। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया का किसी अभिक्रिया का किसी अभिक्रिया का किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष अभिक्रिया विशेष के लिए किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है, विशिष्ट स्थिरांक होता है तथा इसका मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। इसका मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, ठीक है, वेग के बराबर होता है। जबकि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, जबकि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता इकाई मोल पर लीटर पर सेकेंड हो, मोल पर लीटर हो, ठीक है बेटा। कहते सर क्या लिखे हो, क्या ही है, पता नहीं चल रहा है कुछ। अब समझो पहले ध्यान से, अभी समझ में आएगा तुरंत। थोड़ा ध्यान से देखो, एक लाइन लिखी हुई है सिंपल सी, ठीक है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए किसी निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है। इस वर्ड को देखना, ठीक है, और इस वर्ड को भी ध्यान रखना, निश्चित ताप पर, टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं करना ना, ठीक है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए किसी निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है। इसका मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, जबकि अभिक्रिया के, यहां के लिख दीजिए, अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता इकाई मोल पर लीटर हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, समझ में आएगा अभी तुरंत, ठीक है। हम लोगों ने ठीक है, हम लोगों ने अभी एक इक्वेशन लिखा, वेग इक्वल टू वेग स्थिरांक इंटू अभिकारक की सांद्रता, पावर n। बोलो बेटा, लिखा ना, वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणे अभिकारक की सांद्रता पावर n। ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखा अभी। यदि हम लोगों ने लिखा तो हम सीधे सीधे ये लिख दें, क्या कह रहे हैं हम यही तो कह रहे हैं ना। थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए किसी निश्चित ताप पर,
विशिष्ट स्थिरांक होता है। बस इतना छोड़ दीजिए, इस लाइन का विशेष कोई मतलब नहीं है। इस लाइन के बाद देखिए, जिसका मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, अभिक्रिया के वेग के बराबर, वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। कब? जबकि अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता, इकाई मतलब एक, ठीक है, यानी इसकी जो सांद्रता है, इस सांद्रता की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए। और जब इस सांद्रता की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 के पावर n इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो उस केस में क्या आपको मिलेगा? क्या? वेग बराबर वेग स्थिरांक, वेग बराबर वेग स्थिरांक, बोलो मिलेगा? बोलो भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यही तो बोला जा रहा है आपसे, यही तो बोला जा रहा है ना, वेग बराबर वेग स्थिरांक। कब? जब अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाए? इकाई मोल पर लीटर हो जाए। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए किसी निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक होता है, ठीक है, विशिष्ट स्थिरांक होता है, ठीक है। इसका मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, जबकि, या इसका मान यानी वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता इकाई मोल पर लीटर हो जाए। इकाई मोल पर लीटर का मतलब क्या है? यानी अभिकारक की जो सांद्रता हो जाए वो 1 हो जाए, 1। अब चाहे 1 मोल पर लीटर हो जाए, ठीक है, एक एकांक हो जाए तो उस केस में, एकांक हो जाए तो उस केस में वेग जो होगा वही वेग स्थिरांक के बराबर होगा। जो वेग होगा वही क्या होगा? वेग स्थिरांक के बराबर होगा। और वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल आर यूज कर सकते हैं, और वेग स्थिरांक को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल के यूज करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कह दो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि फार्मूला जो आप वेग स्थिरांक के लिए यूज करोगे, आप चाहे यहां से लिख सकते हैं वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणे अभिकारक की सांद्रता पावर n, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब अगली पॉइंट इसी में आती है कि जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, ठीक है। वेग स्थिरांक की मात्रक जो होती है, वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है, ठीक है, इकाई यानी मात्रक, किस कैसे मेजर करेंगे? वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? वेग स्थिरांक का, वेग स्थिरांक की इकाई लिख दीजिए, इकाई लिख देते हैं, ठीक है, इकाई या मात्रक या फिर मात्रक। यदि इसकी बात की जाए तो वेग स्थिरांक की जो इकाई या मात्रक होती है वह अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। कह दो किस प्रकार से करती है भाई? निर्भर करती है। कह दो नहीं सर ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा देखिए ध्यान से। देखो वेग स्थिरांक की इकाई की बात करते हैं तो आप सीधे सीधे ये लिखोगे ना, वेग बराबर वेग स्थिरांक, वेग बराबर वेग स्थिरांक, वेग बराबर वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक इनटू अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता होल पावर n, यही है। अब इस केस में यदि आप वेग स्थिरांक यहां से निकालोगे भी तो क्या आएगा? वेग अपान अभिकारक की सांद्रता पावर n। तो इस n पे डिपेंड करेगा ना कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। यदि इस n का मान 1 आ जाए तो ठीक है भाई, लेकिन इस क्वेश्चन इस n का मान 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अभिक्रिया की कोटि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी होगा तो इस केस में यदि इसकी वैल्यू बदलेगी तो क्या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। तो उस केस में वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। किस प्रकार से निर्भर करती है? थोड़ा देखिए ध्यान से। यानी वेग स्थिरांक के बराबर लिखें तो आप क्या लिखोगे? वेग अपान अभिकारक की सांद्रता पावर n, अभिकारक की
सांद्रता होल पावर n, यही लिखोगे, बोलो। यानी k बराबर आपको मिला जाए तो आप ये लिखोगे ना, वेग अपान अभिकारक की सांद्रता पावर n। रेट ऑफ रिएक्शन यानी वेग का मात्रक क्या होता है, केवल वेग की बात करें, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग के मात्रक की बात करें तो क्या आता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आता है। यानी आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, मोल, इसका जो मात्रक आएगा वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही ना लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोलो भाई, इसके अलावा कुछ लिखोगे, अपान अभिकारक की सांद्रता क्या होती है भाई, मोल पर लीटर होती है। यानी मोल पर लीटर यानी मोल लीटर इनवर्स होती है, लीटर इनवर्स होती है। होल पावर क्या होता है, n, n होता है। बोलो, यदि यही होता है तो अब इस केस में यदि आप आगे लिखोगे तो क्या मिलेगा, मोल, ठीक है। अब थोड़ा देखो ध्यान से, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपान, ये जो लिखा है वो मोल पावर n इंटू लीटर पावर माइनस n लिख सकते हैं क्या, लीटर पावर माइनस n। बोलो बेटा, ये पावर n है तो ये n दोनों पे जाएगा ना, ये मोल की पावर भी n आएगा और लीटर की पावर भी n आएगा, लेकिन लीटर की पावर में -1 है तो -1 के साथ n का गुणा होकर -n हो जाएगा। क्लियर है। यदि ऐसा हुआ तो इस केस में इस मोल को ऊपर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, मोल, देखो ये प्लस का n है, यहाँ प्लस का 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का n का बनेगा तो 1 माइनस n लिखेंगे क्या, बोलो। लीटर मोल के पावर 1 माइनस n इंटू लीटर के पावर माइनस में 1 है, ये माइनस का n है, माइनस का n ऊपर जाएगा तो प्लस का n बनेगा, तो यानी n माइनस 1 क्या लिखेंगे, लीटर के पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स तो है ही, सेकेंड इनवर्स तो है ही। यानी अर्थात आप इसे लिख सकते हो एक चीज और, मोल पावर 1 माइनस n लीटर पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। बोलो भाई, आ गया के का मात्रक, बोलो समझ में आया कि नहीं, अपने को समझ में आया कि नहीं, बोलो एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से फास्ट, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई समझ में आया कि नहीं। और दूसरी चीज, अरे यार तुम लोग कमेंट तो करते नहीं हो, एक तो वीडियो देख लेते हो, वीडियो देखने के बाद ना तो बताते हो अच्छा लगा, ना तो समझ में आया, कुछ नहीं बोलते हो, कितने खराब हो यार, और उस पर लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है। तो भाई टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो कम से कम इतना तो कर दो कि लाइक कर दो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके साथ साथ वीडियो के अंदर जो भी ओपिनियन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन कर इसीलिए होता है कि भाई आप कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ें समझ में आई, ये नहीं आई, या ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ऐसे करनी चाहिए थी, जो भी चीज़ें आपको लगे कि ये चैप्टर सर इसके बाद स्टार्ट करिएगा, ये चैप्टर स्टार्ट करिएगा, तो आप कमेंट करके बताया तो करो यार कम से कम, ठीक है। तो ये जरूर बताया करिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो थोड़ा सा पानी उनी पी लिया जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। आगे देखो थोड़ा, तो यानी अगली हेडिंग, मतलब अगली ये इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। यदि इतनी पॉइंट समझ में आ गई तो अगली पॉइंट हम लोग बात करेंगे वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। क्या हेडिंग है भाई, वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले
करने वाले कारक, यानी ऐसे लोग जो वेग स्थिरांक को प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेग स्थिरांक जो होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं? तो सामान्य तौर पे यदि बात किया जाए, ठीक है, तो वेग स्थिरांक को प्रभावित करने के कारण में यदि हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रभावित होता है। लेकिन सामान्य तौर पे एक ऐसी क्रिया है जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रभावित होता है, वह है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। कह दो सर टेम्परेचर के अलावा नहीं है, तो एक चीज समझो अभी ध्यान से, वेग स्थिरांक जो है अभी उसकी परिभाषा दिए हो, तो वेग स्थिरांक किसके बराबर है? तो वेग स्थिरांक जो k है वो अभिक्रिया के वेग के बराबर है। तो अभिक्रिया का वेग जिस जिस कारकों से प्रभावित हो रहा होगा उन सभी कारकों से